पाकिस्तान के दिल लाहौर से 2004 में इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की बुनियाद एम्बुलेंसेज सर्विस के तौर पर 14 एम्बुलेंसेज और 200 रेस्क्यूअर्स के साथ रखी गई। लाहौर में कामयाबी के बाद एम्बुलेंस सर्विस का दायरा कार पंजाब के तमाम इजला और बाद अज़ां तहसीलों तक वसी कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 ने 2007 में मॉडर्न फायर एंड रेस्क्यू सर्विस का भी तारीखी शहर लाहौर से आगाज किया। इमरजेंसी सर्विस ने वाटर रेस्क्यू टीमों के जरिए हजारों मुतासरीन को डूबने के वाकयात में रेस्क्यू किया। कोरोना वबा के दौरान रेस्क्यूअर्स ने फ्रंट लाइन सर्विसेज फराहम करते हुए हजारों कोरोना मरीजों को अस्पतालों में मुंतकिल किया। आज के मेहमान खास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर से, जो 1122 अकेडमी का दौरा भी कराएंगे। ये एकेडमी की हिस्ट्री तो शॉर्ट है, लेकिन आज इस एकेडमी की टीम को ये एजाज़ हासिल है कि जनूबी एशिया में पहली टीम है सर्च एंड रेस्क्यू की जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी 2019 में, और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी। ना सिर्फ ये, बल्कि जब कैबिनेट सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हुई उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो हमारे इमरजेंसी सर्विस रिफॉर्म्स हैं और तो वो उनको शेयर किया जाए, और उसके साथ हमने साथ रेस्क्यू चैलेंज जो है वहाँ पे इवेंट होल्ड किया, और पहला सार्क रेस्क्यू चैलेंज जो था वो 2018 के अंदर हमने इस इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में मुनक़द किया। डॉक्टर साहब, अमली तौर पे किस तरह से प्रैक्टिस होती है, हम चाहते हैं कि हमें वो भी आप जी बिल्कुल, आज हम दिखाते भी हैं, आपको भी बल्कि कोशिश करेंगे आपको भी कराएं आपको रेस्क्यू की, ताकि खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो किस तरीके से पीछे इतनी तैयारी की जाती है, इसके पीछे कितना एक्सटेंसिव अमल है कि आपको अंदाज़ा इससे होगा जब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हर बंदे को देखना होता है कि वो उसके लिए सही है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लिया जाए, ताकि ये ना हो कि वो बंदा वैसे तो ठीक हो लेकिन उसको फोबिया हो किसी चीज़ का, कि जी उसको पानी में जाने का फोबिया है, उसको अगर आग लगी हुई है तो उसमें जाने से डर लगता है, हाइट से फोबिया है, तो फिर या क्लॉस्ट्रोफोबिया, स्पेस का अगर कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो फिर वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। तो इसलिए उसको देखना, उसकी फिजिकल फिटनेस को देखना, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखना, इन सारे एवोल्यूशन प्रोसेस को हमारी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल मेयार के ऊपर हम असेस करें, क्योंकि अगर हम सही लोग किसी भी ज़िले में भेजेंगे तो फिर सर्विस कामयाब होगी, वरना आप बेहतरीन इक्विपमेंट भी दे दें तो अगर मैन बिहाइंड द गन ठीक नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो सिस्टम नहीं चलता। आइए आपको हम दिखाते हैं, तो ख्याल रखिएगा अंदर ना गिर जाइएगा, ये तो आपको भी रेस्क्यू करना पड़ जाए अभी। इतने लोग हैं, मैं रेस्क्यू हो सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये एक इमरजेंसी है जिसमें कि जब भी कोई कुएं में कोई किस तरह आपने देखा, स्पेशली साउथ पंजाब में दूसरी जगहों पे जहाँ पे सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कोई गर्की बनाई होती है या कुआं ऐसे बनाए होते हैं, वहाँ पे कोई गिर जाता है अंदर तो उसको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है। और अगर गर्की है, कहीं पे टॉक्सिक गैसेज हैं और उसमें से वो एक बंदा नीचे जाता है, दूसरा उसको बचाने जाता है, वो भी नीचे रह जाता है, और इस किस्म की बड़ी जीबो गरीब हर किस्म की इमरजेंसी हमें मिलती थी। ठीक है, तो उसके लिए ये स्पेशल स्लग सूट है और ब्रीदिंग एपरेटस है जो पहन के वहाँ पे नीचे उतरते हैं और फिर ऐसी सूरत हाल में भी लोगों को रेस्क्यू करते हैं। सो ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट ऑपरेशन है और इसमें अपनी जान को भी खतरा होता है, लेकिन रेस्क्यूअर्स अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की जिंदगियां बचा सके, उनको ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें कि वो एक नंबर डायल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप उधर कॉन्टैक्ट करें, बल्कि उनको हम जिस तरीके से भी रेस्क्यू कर सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको रेस्क्यू कर सकें। डॉक्टर साहब, जो सैलाब आता है खासकर जनूबी पंजाब में इस तरह के फ्लड के वक्त में, तो रेस्क्यू की टीमें कितनी ट्रेंड होती हैं और तमाम एहलकारों को सैलाब ज़दगान को बचाने के लिए भी ट्रेन किया जाता है? जी 2010 के बाद से आप देखिए जितने भी फ्लड्स हैं वो सारे रेस्क्यू 1122 पंजाब में मैनेज करता है। उसमें चाहे दरिया झेलम में हो, चनाब से हो, इंडस में हो, कहीं पे भी जो आपका जो भी फ्लड्स आ रहे होते हैं उस पर सारे ऊपर से लेकर नीचे जनूबी पंजाब तक सारे हम फ्लड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। और जिस इलाके में भी सैलाब होता है फिर हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज हैं उनको भी हम पूल कर लेते हैं ताकि वहाँ पे इफेक्टिवली उन लोगों की हम जाके मदद कर सकें। और आज 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने, ऐसे लोगों को जो कि फ्लड में मुतासरीन थे या फंसे हुए थे, उन लोगों को हमने निकाला है, वहाँ से रेस्क्यू किया।
और ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ऑपरेशन को कंडक्ट करना वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें कोशिश यही होती है कि हमारे अब सारे लोगों को इसलिए फिर ट्रेनिंग भी दी जाए। इसके लिए स्पेशलाइज टीम भी होती है कि अगर पीछे आपकी मोटर में प्रॉब्लम हो जाए, कोई आपकी बोट में हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस भी मौके के ऊपर कर सके। तो इसी तरह साथ साथ टीम जैसे जैसे फ्लड जाता है वहाँ पे फिर हमारी टीमें साथ। अच्छा, टीम जो है आपकी वो फिर पूरे पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से एक ही जगह पे आप उसको फोकस कर लेते हैं अगर कोई इमरजेंसी? जहाँ जहाँ जैसे जैसे फ्लड मूव करता है तो मुख्तलिफ 2-3 टीम्स हैं। अगर यहाँ पे मूव कर रही है तो अगली टीमों को हम कोशिश करेंगे उनके ज़िलों की टीमों को मोबिलाइज करके तो वहाँ पे हम उनको स्ट्रेंथन कर दें, ताकि अगर वहाँ पे कोई मुतासरीन है, कोशिश तो ये होती है कि अर्ली वार्निंग दे के मैक्सिमम लोगों को पहले निकाल लिया जाए। और अगर फिर उसके बाद कोई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं या नहीं निकलते उस वक्त एंड में, फिर उनको जाके डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑपरेशन, उस पर कंडक्ट करना पड़ता है। समटाइम कैसी जगहों पे भी हमने निकाला है जहाँ पे कि रात के वक्त लोग फंसे हुए थे और नहीं निकले टाइम पे, तो उस वक्त जब फंस गए तो उनका बड़ा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। कोई रात को रास्ता भी नहीं मिल रहा होता, नज़र भी नहीं आ रहे होते सो आपके बेरिंग्स, तो उसमें पूरा सर्च ऑपरेशन करना वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसमें भी जो है रेस्क्यू जाके काम करना। डॉक्टर साहब, जो एमरजेंसी होती है वो हर एमरजेंसी जो है वो मुख्तलिफ नोयत की होती है, तो फिर आप कैसे फोकस करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं लोगों को कि हर तरह की एमरजेंसी से बखूबी निपटा जाए? हमारी कोशिश ये होती है कि हर इंसिडेंट के बाद हम एक डीब्रीफिंग करें और वो एक लर्निंग होती है और वो एक मुसलसल लर्निंग का प्रोसेस है। हम लोग केस स्टडीज़ बनाते हैं, उनको फिर हम डिस्कस करते हैं ताकि जो भी स्टाफ है उसके मुताबिक अगर स्पेसिफिक किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको हम मज़ीद वो ट्रेनिंग को ऐड किया जाए। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा, हमने सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस से शुरू किया। हाँ। लेकिन फिर उसी तरह ये फ्लड आया तो फ्लड की ट्रेनिंग थी, जो बिल्डिंग्स मुनदम हो जाती थी उनके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, वो हमने किया। फायर फाइटिंग हमारा चैलेंज बना। तो हर एक सिनेरियो के लिए अब हम स्पेसिफिकली कोशिश करते हैं कि उनको डिस्कस किया जाए और अगर उसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको फिर हम करते हैं, देखते हैं बाहर क्या ट्रेनिंग्स हैं, हमें कोई अपनी इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है वो हम क्या करें ताकि अपने वसाइल के मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, सैलाब में जो आपके वसाइल हैं, ज़ाहिर है वो तो एक महदूद वसाइल ही होते हैं, तो इसमें मसाइल के हल के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमारा आई थिंक वसाइल की हमेशा एक चैलेंज रहता है, लेकिन उस बेहतरीन तो ये है ना कि आप कम से कम वसाइल में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दें। आई थिंक ये हमारा एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे एक चैलेंज हमारे लिए हमेशा होता है। तो ये, लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है कि आज हम 4000 के करीब एमरजेंसीज डेली मैनेज करते हैं। फ्लड के आप ऑपरेशन देख लीजिए, उन सब पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो दो है कि आप देखिए कि लोग जानते हैं कि ये दरिया का जो है ना बेड है और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये मैं समझता हूँ इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर 2-3 साल फ्लड नहीं आया, एक बार फ्लड आएगा और सब कुछ आपका बहा के ले जाएगा। तो रेस्क्यू टीम के लिए कितनी मुश्किल होती है, आपकी टीम के लिए, आपके अमले के लिए भी कुछ? डेफिनेटली ऐसी सूरत हाल में मुश्किल होता है और उससे भी ज़्यादा जो मुश्किल हमें इमरजेंसीज होती है जब कोई डूबने के वाक़यात है। हमारा बाहर जिस तरह पानी को नीला होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, वो नहीं, हमारा गंदा पानी है, अब उसमें मिट्टी उसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होता, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। तो कभी कभार 3-3, 4-4, 5-5 दिन ऑपरेशन चलते हैं। गहरे दरिया भी हैं, नहरें भी हैं, उनमें देखना कभी कभार मीलों मील तक ऑपरेशन चलता रहता है और जाके हमें 4-4 दिन बाद बॉडीज़ मिलती हैं, जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पूरा गांव, उसकी फैमिली आप सोचिए कि अमल से गुजर रही होती है। हमारे रेस्क्यूअर्स को भी जो है वो ख़तरे में होते हैं। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा है, किसी बंद के करीब है, कि ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की वाटर की फ़्लो बहुत तेज़ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्क होता है। हमने बड़े मुश्किल से रिसर्च ऑपरेशन भी किए हैं। दरिया जेलम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर चल रहा था, वहाँ पे भी हमें जाके सर्च ऑपरेशन करने पड़े। तो ऐसे हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन लोगों से अपील यही होगी कि एहतियात रखें। अक्सर लोग स्विमिंग नहीं जानते, उधर चले जाते हैं, लाइफ वेस्ट पहनी होनी चाहिए, वो नहीं पहनी होती। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में मत डालें। डॉक्टर साहब, अक्सर होता है कि अगर कहीं पे आग लगे तो उस पर पानी फेंका जाए तो आग ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, आपने ये देखा पीछे जो आपको बर्फ़ सी नज़र आ रही है, ये AFFF फोम है, जो हम पे पेट्रोकेमिकल यानी केमिकल फायर्स है, वहाँ पे आप पानी नहीं फेंकते। वहाँ पे जानना कि किस किस्म का केमिकल है और उसके लिए क्या यूज़ करना है वो बड़ा ज़रूरी है।
तो यहाँ पे और ख़ास तौर पे ये मैं दो चीज़ें आग, एक तो होती है जहाँ पे बिजली की आग है, वहाँ पे लोगों से कहूँगा इससे पहले कि उस पर पानी कुछ और फेंके फ़ौरन पीछे से बिजली ऑफ करें, वरना ये ना हो कि खुद भी आपको झटका लगे और आप उसके वजह। दूसरी होती है किचन फायर, वहाँ पे भी अगेन तेल के ऊपर जब भी आप पानी फेंकेंगे तो वो एकदम और भड़केगी। तो उसको सिंपल काम होता है कि उसके ऊपर या कोई चीज़ रख लें या सिंपल ढक्कन उसके ऊपर दे के, तो उसको हवा ना मिले तो वो उससे बुझ जाएगी। लेकिन वहाँ पे जब आप पानी फेंकेंगे तो वो एकदम भड़केगी और वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है जब आग लगती है तो लोग घबराहट में ज़ाहिर इतना सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना है उनको और क्या नहीं करना। आप क्या समझते हैं कि जो इब्तदाई तौर पे कोई भी घर में शख्स है और वो देखता है घर में या बिल्डिंग में आग लगती है तो उसे फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे अगर बिजली की आग है तो फ़ौरन उसमें ज़रूरी है कि आप वहाँ पे बिजली को पीछे से ऑफ करें और फिर उसके बाद फायर फाइटिंग, और फ़ौरन सबसे पहले रेस्क्यू को भी फॉर्म करें 1122 पे, ताकि वो फ़ौरन आपकी मदद के लिए आ सके। अगर आपने उसमें लेट कर दिया रिस्पांस तो फिर जो है वो आपके लिए एक जो है फायर फाइटर्स आपके करीब नहीं पहुंच सकते। तो जब तक आप हमें बर वक्त इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक ऑब्वियसली ऐसी सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्ड करना भी मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मोटर बाइक का प्रोजेक्ट कैसा रहा? हर कोई ये सोचता था कि जी कामयाब नहीं होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि जो है आपने देखे ना जिस वक्त ट्रैफिक में इजाफा हुआ गुंजानाबाद इलाकों में, अब एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, वहाँ तक भी लोगों तक पहुँचना था और बरोक पहुँचना था। तो लंदन और इस्तांबुल के मॉडल के ऊपर हमने इसको प्लान किया और हर किसी का यही ख्याल था ये कामयाब नहीं होगा। आज 9 लाख से ज़्यादा एमरजेंसीज हमने इस पर रिस्पॉन्ड की हैं और शहर के अंदर 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रखा है और 50% एमरजेंसी ये वहीं पे मैनेज करके आ जाते हैं, बिकॉज इन सब के अंदर सब कुछ सामान मौजूद होता है। दमे का मरीज़ है उसको नेबुलाइज कराते हैं, किसी को चोट लगी हुई है उनको ट्रीट कराते हैं। तो ये बड़ी बात है कि आज इसकी वजह से जो है वो इतने सारे लोग मुस्तफीद हुए और 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रखना 9 लाख एमरजेंसीज पे, ये इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब, आप हेलीकॉप्टर भी ला रहे थे? जी, इस पे भी काम हो रहा है ताकि एयर रेस्क्यू सर्विस, खास तौर पे अगर आप देखिए जो साउथ पंजाब के हमारे इलाके हैं जहाँ पे आबादियाँ बहुत दूर दूर हैं, नए मोटरवेज और वो बने हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी दूर तक वहाँ पे कोई वो स्टेशन नहीं है जहाँ पे आपको लीफ मिल सके। तो अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो ऑब्वियसली उसमें रिस्पॉन्ड करने में बड़ा टाइम लगता है। तो ऐसी ही इमरजेंसीज़ के लिए हमारा है, वज़ीर आला साहब की काफ़ी ख्वाहिश है कि हम इसके ऊपर जो है वो उसको करें। इस पर काम जारी है इंशाल्लाह। आई थिंक देखें हम कोई एक अच्छा सोल्यूशन लाएँ जिसको मेंटेन कर सकें और उसको हम आगे ले जा सकें। ये देखिए, ये हमारा फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग थी, ये एक चैलेंज था हमें फायर का। जब चैलेंज मिला आगे निज़ाम नहीं था। ये अब हमारे बंदे जो एंटर कर रहे हैं इनको फायर टर्न आउट गियर पहना हुआ है और उसने ब्रीदिंग अपरेटस पहना, बिकॉज जब आप अंदर जाते हैं वहाँ पे फ्यूम्स हैं, वहाँ पे गैसेस हैं, वहाँ पे धुआं, अब जो अफसार उसमें जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ये अब एक टिपिकल बिल्डिंग है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बर्न हाउस है इसको हम कहते हैं। और इसमें जो है ये अब एंट्री कर रहा है, नीचे गोदाम है और यहाँ पे दुकानें हैं और उसके ऊपर फ्लैट्स हैं। अब उसमें किस तरीके से उसने सर्च करना है ये उसके लिए आपको करके दिखाएंगे। ये देखिए, अब अंदर जब आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा तो उस वक्त एंट्री करना और वहाँ पे जाके लोगों को सर्च करना वो एक बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। और उसमें ये फ्लोर को पहले चेक कर रहे हैं, इसी तरह वो दुकानों के एरिया में एंट्री कर रहे हैं और ये बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशंस होते हैं। इनके अंदर किस तरीके से काम किया जाए ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। सो ये हमारा आप देख सकते हैं कि इन्होंने एंट्री की है और ये किस तरीके से फ्लोर को चेक करके एंटर की है और इसमें अब नज़र नहीं आ रहा। जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे डार्क में जाना, लाइन टू सर्च करना, वॉल टू वॉल सर्च करना, और ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए। सो ये बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। बागबानी में और फायर फाइटिंग में बड़ा फ़र्क है, तो इसके लिए बड़ी फिटनेस चाहिए, उसके लिए बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए। देख सकते हैं अब धुआं जो आ रहा है इस वक्त, इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें स्पेशली आपको एंट्री करनी पड़ती है ब्रीदिंग अपरेटस की मदद से, ताकि आप अंदर जाके लोगों की जिंदगियां बचा सकें। आप चैलेंज के लिए तैयार हैं? वहाँ पे सैलाब होगा, वहाँ पे जंजला होगा, वहाँ पे वबा होगी, वहाँ पे आपको जाके लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है। चैलेंज के लिए तैयार हैं?
ये फिटनेस को जो है वो चेक किया जाता है। ये 30 से 35 किलो लेके उन्होंने चौथी मंजिल पे ऊपर चढ़ना है और ये सारी चीज़ें टाइम्ड है कि कितनी देर में ये ऊपर पहुँचते हैं और किस तरीके से फिर जाके ऊपर फायर हाउस को खींचना और ऊपर ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। ये हमारी स्विमिंग की ट्रेनिंग है, यहाँ पे दी जाती है ताकि हर बंदे को तैराकी आनी, खुदा ना खास्ता कोई बंदा डूब रहा हो तो एटलीस्ट उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये हमारी खास साइट है जिसपे 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई हुई है, आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। ये इस तरह है जिस तरह 4 मंजिला एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई हुई है और उसके अंदर किस तरीके से आपने सर्च ऑपरेशन कर रहा है। समटाइम 3-3 दिन हमें एक जगह पे जाके कोई अंदर बंदा ट्रैप्ड है, उसमें जल्दबाजी करेंगे तो सारा, और आप जितना हैवी मशीनरी लाएंगे जो अगर थोड़े से लोग फंसे भी हुए हैं वो भी गिर जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे फिर ख़तरा होता है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना है। ये अगर आप देख सकें अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कितना मुश्किल होता है अंदर ऑपरेशन करना, जहाँ पे पूरा अंदर जाके किसी को सर्च करना, अंदर जहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, रात को भी चल रहा ऑपरेशन, गर्मी में ऑपरेशन करना, ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग। मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे मेटल्स होते हैं, कोई मेटल शीट है, कोई कंक्रीट की शीट है, उसको काटना, उस तक पहुँचना, जो बेचारा अंदर फंसा हुआ है वो कितना मुश्किल होता है, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अगर करना पड़े, दिल को मुतहरिक करना पड़े, तो उसके लिए आपको छाती को दबाना पड़ता है, 1.5 से 2 इंच तकरीबन छाती दबाएंगे और 100 से 120 बार। तो अगर आपको नहीं आती है और अगर किसी का हार्ट रेस्ट हो गया है तो उसको फ़ौरन आप छाती दबाना शुरू कर सकते, 1.5 से 2 इंच, ताकि उसके आप दिल को मुतहरिक रख सके। खुद नहीं उसका चल रहा तो आप कम से कम, और इससे आप यकीनन बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचा सकेंगे। तो ये आपको करके दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है आपने ऐसी सिनेरियो में करना। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस किस तरह से ऑपरेट होती है और एम्बुलेंस में किस तरह से रखा जाता है। एम्बुलेंस में हमारी ये लाइफ जैकेट्स मौजूद होती हैं और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर एक स्पेशल ये स्ट्रेचर है, इसको ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर कहते हैं, जैसे ये आता है ये ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर इसके ऊपर ये स्पाइन बोर्ड है ताकि अगर कमर की चोट का मरीज है तो उसका, और ये आप देख सकते हैं हमारी कुछ एम्बुलेंसेज होती है जिसमें वेंटिलेटर होता है ताकि अगर कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट है और उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो उसमें किस तरीके से ये जो है वेंटिलेटर की मदद से उसको शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये सामने जो शोहदा की तस्वीर हैं, तो रेस्क्यू 1112 भी कोई ख़ास पैकेज है शोहदा के लिए? जैसे ये हमारे असल हीरो हैं जिनको हम सलाम भी पेश करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाली लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए। कोई भी फायर का ऑपरेशन होता है, कोई भी जहाँ पे बिल्डिंग मुनद्दम हुई होती है, कोई दरिया में सैलाब के पानी में जाके लोगों को सर्च करना, ये सारे बड़े मुश्किल ऑपरेशन हैं। कोई गैस लीक हुई होती है, टॉक्सिक गैस लीक हुई होती है, उसमें जाना, तो ये वो लोग हैं इनके लिए ख़ास तौर पे हम खास ख्याल रखा जाता है, इनके लिए डबल कॉम्पनसेशन है। उसके अलावा इनकी फैमिलीज़ का भी हम कोशिश करते हैं कि उनका ख्याल रखें और उनकी सारी चीज़ें, बिकॉज ये आज भी हमारा हिस्सा है। डॉक्टर साहब, लोगों की मदद करना बचपन में ऐसे थे आप, यहाँ बड़े होके ये ख्याल आया? बचपन में मैं एक सोचा करता था और मैं वाकई उस वक्त सोचता था, दुआ भी किया करता था कि मैं अपने मुल्क के लिए और लोगों के लिए कुछ कर सकूं।
और एक अल्लाह ताला की तरफ से थी कि जब भी मैंने दुआ मांगनी तो ये एक दुआ होती थी। फिर फाइनली करते करते हम मेडिकल कॉलेज में आए और जिस वक्त फाइनल ईयर था तो उस वक्त मैं एक स्टडी कर रहा था और रिसर्च की, तो उसमें पता ये चला कि 95% चांस ये है कि किसी हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। और जब ज़ख्मियों को हमने एक बिल्कुल बुरी हालत में जिस वक्त आते हुए देखा, ना कोई उनको उठाने वाला था न ले जाने वाला था, और जिस हाल में कभी रक्शे पे कभी किसी चीज़ पे वो पहुंच रहे होते थे अस्पताल की इमरजेंसी में, अस्पताल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, तो मैं सोचता था कि यार ये बाहर अमेरिका में तो है, बरतानिया में तो है, ये रेस्क्यू 911 अमेरिका में है, इसी तरह बरतानिया में है, यूरोप में, हम लोग क्यों नहीं बना सकते। जब हमने एम्बुलेंसेज देखी तो 50 एम्बुलेंसेज जो थी वो लाहौर शहर में अवेलेबल थी, लोगों को नहीं मिलती थी, निज़ाम नहीं था। हमने कोशिश एफर्ट शुरू की, फलाही इदारे थे हमारे बड़े अच्छे, तो हमने सबको ट्रेनिंग शुरू की कि हम इनको ट्रेन करें, हम इनको इम्प्रूव कर सकें, हम एक निज़ाम बना सकें। तो एक एफर्ट थी, हर किसी ने कहना डॉक्टर साहब तुसी अब अमेरिका की बातें करते ही पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे काम नहीं हो सकते। कोशिश लगे रहे, मैं इधर गया, फिर बाहर ट्रेनिंग के लिए मैं चला गया, अमेरिका में भी वहाँ पे मैंने देखा, लंदन इसी तरह कनाडा में भी मैं सिस्टम सारे देखता रहा, और यूरोप में भी सिस्टम देखे, तो सोचता था यार हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। फिर वजारत दाखिला में हमने जो थे वो करते, वहाँ पे रिफॉर्म्स हो रहे थे सिविल डिफेंस से रिलेटेड, जो मैंने स्ट्रेटजी पेपर दिया तो उन्होंने कहा कि जी आप इसके ऊपर भी हम काम करें, और अगर वो रिफॉर्म्स 2002 में इम्प्लीमेंट हुए होते तो शायद जंजिले में आधे लोग बच जाते। अच्छा, यानी इस हद तक हमने रिफॉर्म्स करा लिए थे जिस पे वसाइल का भी मसला नहीं था। असल में तो ये ना, जब तक आपकी नीयत ना हो, मैं ना काम करना चाहूँ, मैं 10 एक्सक्यूज़ आपको दे सकता हूँ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जब आपने काम करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो हर किसी ने एक डॉक्टर साहब जाए। डॉक्टर साहब जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं वो लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं अगर आप उस प्रोफेशन में रहते? वो तो अभी भी है, अभी मैं समझता हूँ जितनी आज हम मदद करते हैं, आप डेली बेसिस पे सोचें कि हम तकरीबन 4000 एमरजेंसीज मैनेज करते हैं, और 4000 वो ज़ख्मी लोग हैं जो सड़क पे पड़े हैं। आज वही प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। 95% लोगों को तो मेडिकल इमरजेंसी, या उनको अगर ज़ख्मी है तो उसको इमरजेंसी में ज़रूरत है, तो बीइंग अ डॉक्टर आई वाज एबल टू स्टार्ट दिस ट्रेनिंग, वरना इमरजेंसी पैरामेडिक हमारे अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं थे। तो हमने पहली बार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग शुरू की, और वही अगर मैं डॉक्टर ना होता तो वो ट्रेनिंग शुरू ही नहीं कर सकता था। फिर रेस्क्यू की ट्रेनिंग आई, रेस्क्यू चुके, वो मेरा स्पोर्ट्स और पीछे सारे रेस्क्यू का बैकग्राउंड था, तो इसलिए हमने वो रेस्क्यू का जो सिस्टम था वो बना सके। जब हमने देखा कि जी जंजिला आ गया 1 साल बाद, 2004 में हमने सर्विस शुरू की, वो शहरी दिफा के वो तो नहीं हम कर सके, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से हमारे चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने कहा कि जी आप एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। हमने वहाँ से एक सर्विस, और हर कोई कहे ये तो हो ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं बन सकता। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो हमने 14 एम्बुलेंसेज से आगाज़ किया 2004 के अंदर। आज मौजूदा हुकूमत में अब उसको तहसील की सतह के ऊपर तोसी दे दी गई है, और अब तक हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। जो एक्सपेंशन हुई वहीं से वो 14 एम्बुलेंसेज जो कहते थे नहीं चल सकती, वो सबके लिए मॉडल था। लोग डॉक्टर तक खड़े होकर रुक के देखते थे कि यार ये कौन से लोग आ गए, ये किस तरीके से कमर की चोट के मरीज को हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से ये CPR कर रहे हैं, यानी एक ये पूरा नया कॉन्सेप्ट था। डॉक्टर साहब कभी मायूस हुए हैं, मुकम्मल तौर पे मायूस होकर घर बैठ गए? कई ऐसे टाइम आए जी, 2002 के जब रिफॉर्म्स हुए तो हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब देखा ना, कहा था आप आज प्रैक्टिस कर रहे होते, तार चल रहे होते तो आज मौज के, तो ये आप किन चक्रों में पड़े, देखा ना, नहीं हुआ ना। 2003 बड़ा मायूसी का साल था, मैं वाकई सोचता था शायद नामुमकिन बात, ये हो ही नहीं सकता। आप सोचिए 91, 92 से लेकर कोई 10 साल की जिद्दोजहद, उसमें जाके सब कुछ अपना छोड़ देना, जाके एक रिफॉर्म्स करवाना, और वो भी कौमी रिफॉर्म्स का हो जाना कंप्लीट, और उसके बाद इम्प्लीमेंट ना होना, बिकॉज जिनको हम जिम्मेदारी दे रहे थे वो करना नहीं चाहते थे। आपका बचपन कैसा था? बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, किस तरह के थे आप बचपन में? बचपन में जो है वो मेरा स्कूलिंग जो है वो एचसन कॉलेज में हुई, और एचसन कॉलेज में हम पढ़ते भी थे, साथ थोड़ी बहुत शरारतें भी हो जाती थी। शरारतें किस तरह की? स्पोर्ट्स भी होती थी, जिस तरह एक होते हैं, बट ये था कि स्पोर्ट्स और साथ शरारतों में कभी कोई और सी मजाक हो जाना, कभी कोई और किसी को अप्रैल फूल मना लेना, या कुछ और इस किस्म की चीज़ें होती थी जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं। और फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा इधर अपना, और उसके बाद अपना हाउस सेक्रेटरी भी था इधर एचसन कॉलेज में, और फिर उसके बाद वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए, और गवर्नमेंट कॉलेज से फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे फिर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा, और जो एनुअल फंक्शन होता है वो फिर हमने उनका कोई बचपन की ऐसी शरारत तो याद होगी आपको? कोई ऐसी कोई चीज़ें जो है ज़्यादा हमने जो है वो
ज़्यादा वालदा काफ़ी सख्त होती थी, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के जाना होता था कि घर पे जाके अगर ज़्यादा शरारतों का पता चल गया तो बड़ी जो है वो डांट पड़ेगी, तो इसलिए एहतियात रखनी। वैसे कभी ऐसी शरारत पे पिटाई भी हुई? कभी कभार हो जाती थी, कभी कभार कोई हमने करना या बात ना माननी तो उसके ऊपर जो है वो आज के मैं देखता हूँ बच्चे बहुत लाड प्यार में, बट वो जो हमारा सख्त माहौल में हम पड़े, आई थिंक उसी की वजह से था कि आज हम ये चैलेंजेस को जो है वो बर्दाश्त कर सके और उनके साथ जो था, तो ये एक चीज़ रही और आई थिंक वो परवरिश बड़ी ज़रूरी है। आई थिंक ऐसा म्यूज़िक से प्यार है जी, आई थिंक वो तो डेफिनेटली एक रिलैक्सेशन के लिए जब भी अच्छा म्यूज़िक लगा हो तो उसमें किसको सुनते? नुसरत फ़तेह अली साहब की क्या बात थी उनका, बल्कि जो लाइव कॉन्सर्ट उनके उससे पहले था वो भी मैंने कुछ सुने अच्छा। में, और तो उसमें, और वो वाकई उनकी आई थिंक उस किस्म के लेजेंड्स जो थे। तो डॉक्टर साहब क्या हॉबीज़ क्या हैं, इसके अलावा प्रोफेशन के अलावा क्या कुछ करते हैं आप? हॉबीज़ जी, मेरे सबसे ज़्यादा जो शौक़ रहा है वो मेरा यही रहा है स्पोर्ट्स में। जो भी मुझे टाइम मिलता है उसमें, हमने जिस वक्त कॉलेज के ज़माने में मैंने इवन स्पोर्ट्स में क्या ज़्यादा दोपहर को जब कॉलेज के ज़माने में हमने ये किया होता था, उस वक्त रावी में पानी होता था। हाँ। और हम क्या करते थे कि वापसी पे जिस वक्त चाहे गर्मियाँ हो, दोपहर को 2 बजे जिस वक्त मैंने कॉलेज से ऑफ होना, तो इससे पहले कि मैं घर जाऊँ खाना खाऊँ, मैंने 1 घंटा रोइंग करनी होती थी। अच्छा। और मैं किश्ती लेके अकेला, चाहे जितना भी पानी हो उसके अंदर, एक दरिया से पूरा वो होता था, पुराने पुल से हम शुरू करते थे बारादरी से, और वो आगे रेलवे का जो ब्रिज था वहाँ तक पूरा जो है ना हमने वो करनी अपना रोइंग। सब शादी आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? जी, अरेंज मैरिज थी, और वो वालिदैन को मुझे लगता है कुछ अंदाज़ा हो गया था जिस तरह था जाते ही, तो वो था कि मैं प्रॉब्ली अमेरिका ना चला जाऊं, और क्योंकि डॉक्टर हमारे सारी क्लास तकरीबन चली जाती थी, तो इसलिए हम भी, मैंने इलेक्टिव्स किए थे यूएस में ही और आगे था, तो उन्होंने इससे पहले कि मैं भागता, उन्होंने कहा कि इसको पकड़ लो, इसको शादी कर दो। तो कभी ऐसी ख्वाहिश थी कि अपनी पसंद की शादी करना चाहते थे, किसी से मोहब्बत हुई हो? तो ऐसा टाइम ही नहीं मिला, ऐसा शायद टाइम उस वक्त मिलता तो प्रॉब्ली डिफरेंट होता, लेकिन था। उसके बाद फिर हमने तो शादी हो गई साथ ही, तो अभी फाइनल ईयर खत्म। अब क्या करना चाहते हैं? रेस्क्यू को कहाँ देखना चाहते हैं? अब जब हमारी शादी है वो रेस्क्यू से लगता है शादी हो गई है तो इसलिए जो है वो उनको गिला रहता है कि जी देखें सारा टाइम जो है आप रेस्क्यू, मैं कहता हूँ देखें ना, तो वो जो है। अच्छा, ऐसा कोई ऑपरेशन जो आज भी आपको याद हो, जिसको आप भूले ना हो, बड़ा दिल दुखता हो? 2-3 बहुत सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ दिल वाला जो पहला इंसिडेंट था वो गखड़ प्लाजा था, और वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि मुझे जैसे ही खबर मिली, हम यहाँ पे बैठे थे और वो जो था वो एकदम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज नॉर्मली जो है ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स है गिरते नहीं हैं फ़ौरन, और वो जिस तरीके से एक गिरा उसमें फिर हमारे 4 लोग भी अंदर ट्रैप थे, तो इमीडिएटली मैंने जो भी अगली फ्लाइट 1.5-2 घंटे में मैं पिंडी पहुंचा, और उस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, कुछ लोग हमारे जल गए थे और कुछ लोग अंदर ट्रैप थे। फिर जो बाहर पेरिफेरी में हमारे साथ डिफरेंट टीमें और काम कर रही थी जो मुख्तलिफ आई थी, वहाँ से टीम आई हुई थी, सिविल एविएशन की थी, और वो सारे लोग हमारे जो थे वहाँ पे थे। तो वो जो 1-2 दिन वहाँ पे मैं जिस तरीके से रहे और जिस तरीके से हमने सर्च ऑपरेशन किया, वो आज तक मुझे नहीं भूलता। यानी उस वक्त मेरे आंसू भी निकलते थे, एक भी था, लेकिन मैं शो भी कर रहा था, येट टीम को लीड भी करना था ताकि उनका मोरल अच्छा रहे, और वो बड़ा एक मुश्किल टाइम था। और सो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको कभी आप भुला नहीं सकते। और उसी दिन हमने फिर एक चैलेंज के तौर पे हमने ये जो हमारी फायर सर्विस को भी हमने ऑर्गेनाइज किया। आज उसी फायर सर्विस आप देखिए तो 2007 में जब हम फायर इंसिडेंट्स पे पहुंच जाते थे एम्बुलेंस लेके, तो साथ कोई वहाँ पे नहीं था, पुरसाने हाल नहीं होता था, बाहर से खड़े होकर पानी मार रहे होते थे और अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर अभी आपको रिसेंट आपको याद होगा जब ये हबीज सेंटर की आग लगी, अब वो सारी रात आग सुलगती रही। सुबह जिस वक्त लोगों ने बाहर शोले देखे, हमें तब जाके किसी ने कॉल किया संडे के दिन। उस पर जब वक्त हम गए तो हमने फायर फाइटिंग की बदौलत सिर्फ 25% प्लाजा जला, बाकी पूरा बचा लिया। उसके सामने पेज पे आग लगी, वो पूरा जल गया था। किसी भी आग पे या हादसे पे जब आप पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी होती है? जैसे अंदरून शहर में अक्सर कमर्शियल प्लाजा में आग लगती थी, तो क्या मसाइल क्या होते हैं वहाँ पे? अंदरून शहर तो एक बहुत ही मुश्किल एक बनता जा रहा है ना, जो आज का जो कहते हैं ना मॉडर्न एज का जंगल, अगर मैं उसको कहूँ तो जंगल ही है, जहाँ पे आप ना पहुंच सकते हैं, जहाँ पे आपको ना पानी मिलना है, जहाँ पे आपकी बिल्डिंगें आपने ऐसी बना ली हैं कि वहाँ पे आप खुद फंस जाते हैं, और लोगों का करोड़ों का माल है, करोड़ों रुपए लगाते हैं,
लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे सेफ्टी के इंतजाम हैं, फायर सेफ्टी के, अगर आप इंश्योर कर लें आप पे ही जानो माल महफूज रहेगा ना। आप सोचिए जिस दिन 2012 9/11 को, बल्कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ जो कराची में हुआ, उसमें इतने सारे लोग, उसी दिन लाहौर में भी एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ये मुल्तान रोड के ऊपर, जहाँ पे किसी ने फैक्ट्री बनाई हुई थी जूते बनाने की, घर में उन्होंने बना ली, जनरेटर जो था वो एंट्रेंस पे रखा हुआ था, जनरेटर और मेन पैनल पे आग लगी और वो एक ही निकलने का दरवाज़ा था और अंदर 25 लोगों जो थे वो सिर्फ झुलसने से और धुएं से चूँकि निकल नहीं सके और वो उधर ट्रैप हुए। हमें पिछली दीवारें तोड़ के आके उनको लोगों को निकालना पड़ा और उसको रेस्क्यू करना पड़ा, जो भी बंदे बाकी के बचे। और उस वक्त तक अगेन उनको पता ही नहीं, ना उन्होंने किसी ने कॉल करना गवारा किया। जब तक आप हमें कॉल नहीं करेंगे टाइम पे, आप हिफाजती इकदाम नहीं रखेंगे, आप निकलने के रास्ते नहीं रखेंगे, तो आप अपने लिए खुद मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। आपने करोड़ों रुपए का माल जो है वो आपने स्टोर किया अंदरून शहर में, अब वहाँ पे ना पहुँच सकते हैं, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे आपकी फायर की व्हीकल्स पहुँच सकती हैं, तो आप खुद अपनी ज़िंदगियाँ, अपना जानो माल को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको बेहतर प्लानिंग के ज़रिए हमें इन चीज़ों को ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, रेस्क्यू 1112 में भर्तियों का अमल किस तरह से और कितना शफाफ होता है? कोई सियासी मुदाखलत भी होती है? जी, हमने शुरू दिन से ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारी कोशिश ये थी कि जब तक आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लेंगे तो तब तक ये निज़ाम नहीं चलेगा। तो हमने आज ये सिस्टम के अंदर पहले टेस्ट हम खुद रखे, हमने उसमें बाकायदा फिज़िकल टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट होता था, एप्टीट्यूड टेस्ट था, साइकोलॉजिकल टेस्ट था और उसके बाद कोई आता है और फिर वो भी सब्जेक्ट टू ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग जो मुद्दा मुकम्मल करता है, आपने देखा कितनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, तो उसके बाद वो सर्विस के अंदर आता है। तो इसलिए वो चीज़ों को हमने मिनिमाइज़ हो गई कि इसमें, ताकि सारी चीज़ें मेरिट पे हों। उसमें हमारे जो लोग कैटेगरी हम लेते हैं वो मैं बताता चलूँ। एक हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, तो अगर आपने पैरामेडिकल डिप्लोमा किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज 20 से 30 साल है और फिज़िकली आपको फिट होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो फायर रेस्क्यूअर्स है। फायर रेस्क्यूअर्स हमारे जो है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स है। वो हम इसलिए लेते हैं ताकि कल को हम फायर इंजीनियरिंग और जिस वक्त ये है बिल्डिंग्स और सेफ्टी के ऊपर भी हम फोकस कर सकें, क्योंकि कल को ज़्यादा खुशी हमें तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई इमरजेंसी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद, अगर आप हमारे लोगों में भी देख सकें, तो इसमें रेस्क्यू भी है और सेफ्टी भी है, ताकि हम इसको भी सेफ्टी प्रमोशन पे काम कर सकें। और तीसरी कैटेगरी हमारा होता है जो कि हमारा ड्राइवर है। सो वो जो ड्राइवर है जो भी मैट्रिक पास है, अगर वो फिट हैं और 20 से 30 साल के दरमियान है, तो मैं उनसे कहूँगा वैन ड्राइविंग करें। जितनी आप अच्छी वैन ड्राइविंग कर सकेंगे, फिर हम आपको इमरजेंसी ड्राइविंग कराते हैं, तो उसमें आप आके, ये 3 हमारी मेन कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर हम लोग ले रहे होते हैं। कुछ हमारी फिर पोस्टें हैं जिसमें ये जो कॉल लेते हैं ऑपरेटर्स वो हैं, लेकिन मेन कैटेगरी हमारी EMT है जो पैरामेडिकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं, फायर रेस्क्यूअर्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं जो कि हमारी एम्बुलेंसेस को या फायर व्हीकल्स को चलाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर रेस्क्यू की तरबियत हासिल करनी हो, अगर मैं सीखना चाहता हूँ कि किसी की मदद कैसे की जा सकती है, तो इसकी भी कोई पॉलिसी, कोई? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की और मैं समझता हूँ हमारा असल मिशन है कि हर घर में एक फर्स्ट एडर ट्रेंड हो। उसके लिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि जिस तरह NCC होती थी उस तरह RCC हमने शुरू किया है। उसके लिए आप सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि आपने पता है कोविड में सारा ये जब हुआ तो कोविड की वबा में सब लोग चेंज हो गए और ये चीज़ें चेंज हुई, तो हमने एक RCC ऐप है रेस्क्यू कैडेट कोर की, आप जाएं उसको डाउनलोड करें। उर्दू में आसान उसकी वीडियोज़ हैं जिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए आप अपने करीबी रेस्क्यू स्टेशन में, अब मौजूदा हुकूमत में अब तहसील की सतह तक सर्विस को एक्सपेंड कर दिया गया है, तो वहाँ पे आपकी हर तहसील में एक स्टेशन मौजूद है, वहाँ पे जाके आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कल को खुदा न खास्ता आपके घर में जब ज़रूरत पड़ेगी, अब चाहे कॉल भी करें, आने में किसी को टाइम लगेगा, अगर फ़ौरन किसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अगर आपने वहाँ पे CPR शुरू कर दी, उसको चेस्ट को दबाना शुरू कर दिया, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दी, तो उसकी वजह से आप ज़िंदगी उसकी बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, लोगों को अक्सर पहले गिला होता था कि शायद रेस्क्यू 1112 को कॉल किया तो वो लेट पहुँचे, देर से पहुँचे, वक्त पे नहीं पहुँचे। अब इस तरह की शिकायत है और इसकी रोकथाम के लिए या इसकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ किया जा रहा है? हमने दिन ब दिन अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट जब तक ना हो तो कोई भी इदारा फिर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकता।
तो इसमें हमारी एक हमने नई ऐप डेवलप की है। उसी ऐप के ज़रिए, एक तो ऐप अगर आपके पास हो तो सबसे बेहतरीन है। अगर आप रेस्क्यू ऐप को डाउनलोड कर लें 1122 ऐप को, तो उस पर अगर सिर्फ आपने क्लिक करना है तो आपकी लोकेशन भी आ जाएगी, तो जो हम आपसे एड्रेस समझने में टाइम लगाते हैं वो भी बच जाएगा, तो फ़ौरन वो लोग रिस्पॉन्ड करके आप तक पहुँच सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी, हमने एक और चीज़ की कि जो नई हमारी ऐप है उसमें आप जिस वक्त कॉल करते हैं तो हम आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए जो बंदा जिसने रिस्पॉन्ड करता है हम उससे बात भी करा देते हैं। अच्छा। ताकि आप जब एड्रेस एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझ आ रही है, और जितनी देर में आप एड्रेस समझा रहे हैं उतनी देर तक वो आपसे पहुंच सके। और इसी की वजह से आज सोचिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर लोग रेस्क्यू हुए हैं और उसमें 7 से 10 मिनट का हमने रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखा है, तो वो अगर हमारा ये निज़ाम ना होता तो ये मेंटेन नहीं कर सकते थे। हाँ, जहाँ पे 4000 एमरजेंसीज मैनेज करते हैं, कोई दूर दराज इलाकों की हैं या किसी ने सही तरह एड्रेस एक्सप्लेन नहीं किया, वहाँ पे हमें मुश्किलात आती हैं और वहाँ पे फिर हमें रिस्पॉन्स टाइम में चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा, जब भी इमरजेंसी हो हमें बर वक्त कॉल करें, सही तरीके से। आई नो उस वक्त बड़ी टेंशन वाला काम होता है, लेकिन अपना एड्रेस सही तरीके से एक्सप्लेन करें, बिकॉज अगर हमें सही तरह से आप एड्रेस एक्सप्लेन करेंगे तभी हम आप तक बर वक्त पहुँच सकते हैं। सो जब तक आप हमें बर वक्त कॉल नहीं करते और सही तरह एड्रेस नहीं एक्सप्लेन करते, हम आप तक नहीं पहुँच सकते। और इमरजेंसी को सही तरह से एक्सप्लेन भी करें। दूसरे जो लोग सड़क पे, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि हमें फ़ौरन गाड़ियों को, रेस्क्यू की गाड़ियाँ जब भी सायरन या ये रूटर होता है तो उस वक्त फ़ौरन उनको रास्ता दें, वो इमरजेंसी पे जा रहे हैं, और वो भी आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ज़िंदगियाँ बचाने में। तो फ़ौरन इसको रास्ता दें ताकि वो किसी की अगर जान बचाने जा रहा हो सकता है आपका ही कोई जानने वाला हो, आपके ही घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो और वहीं पर जा रहे हो। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉल किया कि हमने इससे पहले कि हम पहुँचते, रेस्क्यू वाले वहाँ पर हमारे वालिद साहब को या किसी को भी जो इमरजेंसी हुई थी उनको मैनेज कर चुके। डॉक्टर साहब, जज़ा और सज़ा का अमल हर डिपार्टमेंट में होता है, आपके यहाँ पे कैसा? जी, इसके बगैर कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। सो हमारे, मैं समझता हूँ, हम जब एक हमने प्रोसेस जिससे लिया है, 99% लोग बहुत अच्छे हैं, 1% लोग हर जगह पे होते हैं, शरपसंद लोग भी होते हैं। मैं समझता हूँ अगर वो भी ठीक हो जाए तो जन्नत बन जाए। तो इसीलिए नहीं है क्योंकि इस किस्म के लोग हैं, बट अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जितने रेस्क्यूअर हैं वो एक मेहनत, लगन से, कमिटमेंट से काम करते हैं, और 99% लोग अच्छे हैं। 1% लोग इस किस्म के जो हैं वो चीज़ें जिन्होंने ना खुद काम करना है तो दूसरों को हम कोशिश होती है, और उस पर हमने चुके कि हम अगर स्टैंडर्ड को नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा सिस्टम है जिसमें एक्सटेंसिवली ऐसे प्रोसेस और ऐसे लोगों को देखा जाता है और उनके खिलाफ फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होती है। डॉक्टर साहब, आपको काफ़ी अर्सा रेस्क्यू में हो गया और आपको भी मुख्तलिफ औकात में तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि आप पे कभी कुछ इल्ज़ाम, कुछ कभी कोई इल्ज़ाम, तो क्या इसमें हकीकत है? कभी आपको इस पोजीशन से हटाया तो नहीं गया? मैं खुद बीच में जब चला भी गया और मेरी कोशिश भी ये थी कि अब सिस्टम बना दिया है तो उसके बाद जो है मैं रिस्पॉन्सिबल लोगों को दूँ। बीच में 1 साल फिर मैं इसीलिए मैं छोड़ के भी बीच में गया ताकि देखें अगर ये सिस्टम चल रहा होता तो मैं खुद ही जो था मैंने उस वक्त करके, और पाकिस्तान रेड क्रॉस को मैंने सेक्रेटरी जनरल नुमाइंदगी भी की, इधर भी पाकिस्तान भी और जनरल असम्बली में भी मैंने नुमाइंदगी की, और अच्छा था, बाकी भी अपना सिस्टम था। लेकिन फिर लोगों ने और दोस्तों ने भी मजबूर किया, और इधर भी उन्होंने कहा कि जी इतना सिस्टम बना के गए, अगर कल को ये नहीं चला तो फिर बड़ा मुश्किल था उस वक्त डिसीजन करना। डॉक्टर साहब, अब कुछ ऐसा है, कोई ऐसी कमी रह गई है जिसे आप मुकम्मल करना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह, जहाँ पे हमारी एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। आज बहुत अरसे बाद हमारी एम्बुलेंसेज जो बहुत पुरानी हो गई थी, 4-4, 5-5 लाख चल चुकी थी, वो अब रिप्लेस हो रही हैं। इसी तरह तहसील की सतह पे तोसी हुई है। इसी तरह सिर्फ पंजाब में ही सिस्टम ना रहे बल्कि सारे पाकिस्तानियों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफ़ान, ज़लज़ला हो चाहे आग, वो बेबसी में ना हो, एक नंबर डायल करें और ट्रेंड लोग उनकी मदद के लिए आ सके। तो आज हम दूसरे सूबों को भी ट्रेन कर रहे हैं, और तकरीबन हमने 22,000 लोग ट्रेन किए हैं, और वो लोग आज जाके खैबर पख्तूनख्वा में सर्विस बनी है, गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस शुरू हुई, वहाँ पे भी ज़िलों में सारों में तोसी हो रही है, हम उनको भी ट्रेन करते हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ सिस्टम शुरू हुआ है MERC का हाईवेज़ पे, अल्लाह ताला से दुआ है कि वहाँ पे भी शहरों में और वहाँ पे सिस्टम बन जाए, और इसी तरह सिंध में भी एक निज़ाम कायम हो जाए ताकि कहीं पे भी कोई पाकिस्तानी जिस वक्त ट्रैवल कर रहा हो या कहीं पे जाए और उसको एमरजेंसी हो तो उसको बर वक्त एक पेशा वराना मदद मिल सके। ये मैं समझता हूँ एक बेसिक राइट टू लाइफ है। अल्लाह ताला करे कि ये सबको जो है वो नसीब हो, और साथ ही साथ हम प्रिवेंशन पे काम कर सकें। जितनी हमारी बिल्डिंगें, इतना अच्छा ये डिसीजन हुआ है कि हमें ऊंची बिल्डिंगें तो बनानी है, बिकॉज हाई राइज बिल्डिंग के बगैर गुजारा नहीं है। जितनी आबादी पाकिस्तान में बढ़ रही है, और हम अगर सारा अपना ग्रीन सब्ज़ो शादाब इलाका हम कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए
जो हम हाई राइज बिल्डिंग्स आज बनाएं वो सेफ़ हो, ताकि वहाँ पे लोग ना ट्रैप हो। जो अंदरून शहर इलाके हैं हम उनको महफूज बना सकें। हम इसी तरह जितनी हमारी ये जो डेली के 1000 ट्रैफिक हादसा हम मैनेज करते हैं उस पर हम रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रिवेंटिव स्टेप्स पे जो है वो कर सकें, और ताकि उससे हम इन सब चीज़ों को महफूज बना सकें। तो हमें कल ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जहाँ पे आज हमने एक बेसिक राइट टू लाइफ दिया है, वहीं पे कल को ये एहसास हो कि जी कल हम इन पे प्रिवेंशन पे भी फोकस कर सकें और हम एक महफूज माशरे की बुनियाद रख सकें। उसमें सब ने रोल प्ले करना है। जो वॉलंटियर्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि जाइए ट्रेनिंग हासिल करें, और अपने इलाके के लिए जब तक आप खुद नहीं काम करते, मसलन एक गटर खुला है, अभी कल परसों भी इमरजेंसी आई, एक गटर का ढक्कन खुला था और किसी के घर के बाहर से गुजरता हुआ बंदा अंदर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अब ये देखिए ना, ये इस किस्म की इमरजेंसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपका इलाका है, आप उसको साफ़ नहीं रखते, आप सारा कूड़ा जो है वो उसमें फेंक देते हैं नालियों के अंदर, नालियाँ ब्लॉक होती हैं। एक सड़क इतनी अच्छी बनी है और अगले साल वो सड़क जो है उस पर पानी खड़ा होने की वजह से वो सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और आपका ही किसी के जानने वाले का हादसा होता है, तो कौन जिम्मेदार है? हमें ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर आना है कि जब हुकूमत अरबों रुपए लगा के एक सड़क बनाती है, सड़कें बनाती है, तो उनको हम महफूज रखें। जब इलाके में आपकी डेवलपमेंट होती है उसको हम सेव कर सकें, वो आपके फ़ायदे के लिए है। और जब तक हम ये अपना लेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और साथ ही साथ मैं लोगों से 2-3 चीज़ें और अपील करूँगा। जहाँ पे हम इतने सारे मेडिकल एमरजेंसीज भी डेली मैनेज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल को हमें बेहतर बनाना है। मैं जब देखता हूँ लोगों में, इतने यंग लोगों में अब कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिल की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर हुआ है 40s में 30s में, तो हमें अपनी डाइट में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका सलूशन मैंने दुनिया फिरी है, 2 लफ्ज़ों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी आप खाना खाएं तो पेट भर के नहीं खाना, हमेशा थोड़ी सी जगह रख लें। तो ना कभी आपका पेट निकलेगा, ना वज़न बढ़ेगा, ना आदि बीमारी होगी। और एक्सरसाइज डेली किया करें आधा घंटा, तो उससे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी गुजरेगी और आप बीमारियों से बच सकेंगे। सो हम रेस्क्यू 1122 का साथ दें ताकि हम एक सेहतमंद और महफूज मुआशरे की बुनियाद रख सकें, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान में सारे लोग महफूज रहें।